वेलकम टू बायोस्कॉलर। सो गेट एक्सेल 2025 के लिए केमिस्ट्री का पोर्शन कवर करेंगे हम आने वाले वीडियोस में। तो इस वीडियो में मैंने जो टॉपिक लिया है दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन द सेंस है, क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है और आप थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो कि इस वीडियो में मैं जनरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करूँगा। उसके साथ साथ इसके रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं उसको पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले आप जो सिलेबस है उसको थोड़ा देख लीजिए। तो इस सिलेबस में बहुत अच्छे से मेंशन है क्या क्या टॉपिक, और एक्सेप्शनल है यही है कि गेट में जो आपका केमिस्ट्री है उसमें जो एंजाइम काइनेटिक्स है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ये जो एंजाइम वाला पार्ट है ये आपको बायोकेमिस्ट्री में भी क्वेश्चन आएगा और केमिस्ट्री में भी जो कंपलसरी पोर्शन है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ टॉपिक्स जो बहुत सारा बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है उसको करने के बाद ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहला ये जो रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, तो फॉलोड बाय जीरो, फर्स्ट एंड सेकंड, ये तीनों मेंशन है। ये तीनों से ही क्वेश्चन आता है। बेसिकली ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और एंजाइम काइनेटिक्स को जनरली बायोकेमिस्ट्री में आप लोग अगर कवर कर लेंगे, बेसिकली जो फंडामेंटल फीचर्स ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। उसके साथ साथ एमसीक्यू, उसके साथ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा आराम से। और जो छोटा और एक जो है इम्पॉर्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी से जो कॉन्सेप्ट आता है ये बहुत है इम्पॉर्टेंट, आप एक बार हाईलाइट कर लीजिए। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी वाला कंसेप्ट है इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी रिलेटेड। आप देख पाएंगे आर्हेनियस इक्वेशन, यहाँ से ये क्वेश्चन डिराइव होता है, बहुत जनरल फ्रीक्वेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। अब देखिए कॉन्सेप्ट मैंने लगभग समराइज़ कर दिया है, तो एक एक करके हम चलते हैं, देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। आप थोड़ा काइंडली इसको नोट डाउन कर लीजिए। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप पहले एनसीईआरटी को एक बार देख लीजिए। ये साइड में ही मैंने एनसीईआरटी खोल के रखा है। तो केमिकल काइनेटिक्स का जो मेजर आप थियोरेटिकल पार्ट है वो एक बार एनसीईआरटी से आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ये जो बेसिक फंडामेंटल पॉइंट है ये एनसीईआरटी से ही डिराइव है, कुछ अलग नहीं करना है। तो देखिए पहला चीज़ है जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस पूछा जाता है जनरली। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन दो अलग अलग चीज़ हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने पॉइंट आउट भी कर दिया। पहला चीज़ ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है और ये थियोरेटिकल नंबर होता है जो मॉलिक्यूलरिटी होता है। तो अगर आप देखेंगे ये एक एग्जांपल है जहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल यहाँ पे इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो वैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसको ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोला जाता है। क्रिटिकल पॉइंट यही है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूलरिटी है वो होल नंबर होना चाहिए हमेशा, जो जीरो नहीं होता है जनरली, जीरो और नेगेटिव नहीं होता। यहाँ पे 0, 1, 2 और इवन फ्रैक्शन में भी आता है। तो जैसे आप देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये मेंशन भी हैं गेट के सिलेबस में, दैट्स व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब सम ऑफ द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट का आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ इस रिएक्शन का, तो सिंपल हम सम कर देंगे, ये x और ये y को हम जोड़ देंगे। जितने भी रिएक्टेंट, जैसे यहाँ पे a और b मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे और ऐड हो सकता है, a b c हो सकता है, d हो सकता है, कुछ भी। सो उसका जो रेट कांस्टेंट का इक्वेशन है, तो रेट कांस्टेंट के इक्वेशन से हम सम ऑफ द पावर, जैसे यहाँ पे x y z हो तो प्लस z कर देंगे, उससे आप आसानी से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो एनसीईआरटी से एक बार गो थ्रू कर लेना। यहाँ पे भी जैसे मेंशन्ड है, वी कंक्लूड दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, इट कैन बी जीरो इवन फ्रैक्शन, बट मॉलिक्यूलरिटी कैन बी जीरो और ए नॉन इंटीजर। सो 1, 2 और यहाँ पे और एक पॉइंट है 3। ये पॉइंट, जो तीनों पॉइंट है एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से मेंशन है। जैसे ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है। ये भी यहाँ से अच्छा खासा अमाउंट में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए, तो कहीं जाना नहीं है, एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेना आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो बहुत हाईलाइटेड मैंने यहाँ पे रखा है, देखिए ये चार्ट में भी मैंने बता दिया। जीरो, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तीनों का क्या क्या पूछा जाता है उसका कंपैरिजन मैंने देखा, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, आप लोग पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लेना कॉपी में।
मैं PDF भी अटैच कर दूंगा वीडियो के साथ। तो देखिए यहाँ पे पहला जो चीज़ है दैट इज़ रेट लॉ, और रेट इक्वेशन से आप देखेंगे कि टी हाफ का कंसेप्ट कभी कभी पूछा जाता है। डायरेक्ट इक्वेशन में पुट करके वैल्यू निकालना होता है और कुछ नहीं करना है। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपका टी हाफ है ग्राफ बेसिकली, सो टी हाफ देखेंगे आप यहाँ पे अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे कुछ ऐसा दिखेगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं टी हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, दैट इज़ द आपका जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके साथ साथ ये जो इक्वेशन होता है जनरली ये रेट लॉ इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट होता है। हर एक के लिए मैं बताऊंगा, जो जो बहुत फंडामेंटल 1-2 पॉइंट में लिखा गया है एक बार देख लेंगे आराम से आ जाएगा, एक बार रिकॉल भी हो जाएगा आपको। दूसरा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी हाफ लाइफ के बारे में पूछा जाता है, टी हाफ इजकल टू 0.693/K। ये आप मेमोराइज भी कर सकते हैं आराम से, क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है और इससे बार बार रिपीटेडली फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन भी हैं, तो आप क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे जो टी हाफ है इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, फॉलोड बाय जो आपका इक्वेशन है लॉग AT और T के साथ। यहाँ पे भी देखिए AT और T के साथ जो आपका जो ग्राफ है ये इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ साथ सेकंड ऑर्डर में भी देखिए, सेकंड ऑर्डर में जो आपका रेट लॉ का इक्वेशन है ये रहा। हाफ लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे देख सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। उसके साथ साथ 1/AT एंड T का ग्राफ, उसके साथ साथ x, ये गेट में डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन में पूछा जाता है जनरली। सो मैं सजेस्ट करूँगा आप पहले यहाँ पे जो मैं टिक लगा रहा हूँ ये यहाँ पे, दूसरा है ये फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ तो आराम से निकाल सकते हैं, खाली आपको A0/2 मतलब 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। और ये तीसरा, सो ये इक्वेशन बहुत अच्छे से एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगर आपको थोड़ा बहुत ग्राफ प्लॉट करना आता है तो इससे आपको आराम से हो जाएगा ग्राफ प्लॉट। अब और जो छोटा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट सा फंडामेंटल है यहाँ पे दैट इज़ यूनिट। यूनिट से डिराइव किया कर सकते हैं आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये जो रेट कांस्टेंट है यूनिट का, तो यहाँ पे मैंने करके भी बताया। देखिए कोई भी अगर आप सपोज़ ए से प्रोडक्ट बन रहा है तो आपका रिएक्टेंट ए है, प्रोडक्ट बन रहा है, सपोज़ ए से प्रोडक्ट बन रहा है। अब जो आपका रेट कांस्टेंट है आप देख सकते हैं कैसे, ये के रेट कांस्टेंट का यूनिट देखिए, अगर आप यूनिट को नोटिस करेंगे जैसे n=0 फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो आप ये यूनिट से पता कर सकते हैं कि जो रेट कांस्टेंट है वो क्या होगा। सो सपोज़ आपको ये यूनिट दे के पूछ रहा है तो इसका रेट कांस्टेंट क्या होगा, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। उसके बाद देखिए दूसरा यहाँ पे जैसे सेकेंड इन्वर्स फर्स्ट ऑर्डर के लिए है दैट इज़ फॉर रेट कांस्टेंट, तो आप यूनिट देख के भी देख सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे जो ऑप्शंस हैं उसमें यूनिट से ही खेला जाता है और कुछ नहीं, कुछ मॉडिफिकेशन यूनिट में ही किया जाएगा और आपको पकड़ना पड़ेगा आराम से। आप अगर पता है ये पॉइंट तो आराम से आप कर लेंगे। सो ये मैंने हाईलाइट कर दिया, काइंडली एक बार देख लीजिए। कुछ नहीं, dx/dt, और जैसे आप डिवाइड करेंगे x/y और टू द पावर n, तो dx/dt जो रेट जो मोल पर लीटर है जहाँ से कंसंट्रेशन पर जो हिसाब से, और सेकेंड मतलब टाइम के हिसाब से जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज़ dx/dt। उसके बाद फॉलोड बाय ये प्रोडक्ट का मोल पर लीटर टू द पावर n बताया गया है। सो उसके हिसाब से मैंने सिंपली कैलकुलेट किया है। यहाँ पे n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 0 डाल के, बस कुछ नहीं। ये बहुत फंडामेंटल चीज़ है, आप इसको पॉइंट आउट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये चार्ट ख़त्म होता है, बस इतना ही करना है आपको। पहला रेट इक्वेशन, दूसरा हाफ लाइफ आप आराम से निकाल पाएंगे। खाली रेट इक्वेशन आप याद रख लें तो बाकी चीज़ आप आराम से ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे। और जैसे क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है आप उस हिसाब से मॉडिफाई करके भी आंसर कर सकते हैं, आराम से आ जाएगा। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। ये है रेट लॉ, ये टी हाफ तो आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है, ये एक जनरल सा फार्मूला है, चाहे तो आप याद भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं बहुत डिफ़िकल्ट जैसा चीज़। तो इसका जो KT है आप देख सकते हैं 1/n-1 a to the power a-x to the power n-1 एंड a to the power n-1, और इसका टी हाफ करेंगे जनरली। अब और एक जो चीज़ है जो मेंशन नहीं है सिलेबस में, फिर भी एक बार क्वेश्चन पूछा था, मैं क्वेश्चन कराऊंगा भी, पैरेलल और साइड रिएक्शन। ये NCERT में भी नहीं है, जनरल कभी कभी पूछ लिया जाता है जी मेंस टाइप से, पैरेलल और साइड रिएक्शन।
और दूसरा है सीरीज़ और कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है, यहाँ से नहीं पूछा गया है, सो चाहे आप इसको ओमिट कर सकते हैं, पर मैंने डाल दिया है। पैरेलल और साइड रिएक्शन में क्या करना है कि आपका सेम ये जो आपका जो रेट इक्वेशन है इसको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वैल्यूज़ दे देगा, वैल्यूज़ को K1 का वैल्यू दे देगा, K2 को दे देगा। आपको सपोज़ T पूछा गया, T हाफ पूछा गया, ऐसा पूछा जा सकता है। तो ये रहा उसका काइंड ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो A से B एंड C बन रहा है, तो कैसे आप अगर रेट इक्वेशन लगाएंगे कैसे लगाएंगे, तो बेसिकली ये एक पॉइंट है जो मैं ऐड कर दिया यहाँ पे। दूसरा है सीरीज़ एंड कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, सीरीज़ और कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, A से B, B से C बन रहा है। सो इसके लिए क्या ये डायरेक्ट और कुछ नहीं करना है, T मैक्स जनरली 1/K1 माइनस K2 डिवाइडेड बाई ln K1/K2। बहुत रेयर चांस है पूछने का, क्योंकि पैरेलल रिएक्शन पूछ चुका है, ये पूछ भी सकते हैं आई होप, अगर दे दिया तो पैटर्न जनरली फॉलो होता है, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है नहीं देने का। और लास्ट बट ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ आरएनएस इक्वेशन, यहीं पे जो एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट आता है आरएनएस इक्वेशन से जनरली होता है। और क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये इक्वेशन से डायरेक्ट आपको पूछ लेगा कि बताइए, कुछ वैल्यू मेंशन होगा, जैसे K1 कितना होगा, K2 कितना होगा। सो डिपेंडिंग अपॉन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, और ये एक छोटा सा ग्राफ है, ये भी बहुत आसान है। ये इक्वेशन से ही आप अगर इसका लॉग लगाएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने करके भी बताया, ये मैं नोट अटैच कर दूंगा, आप खुद एक बार हाथ से लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एलियन को अगर मैं इसको अगर मैं लॉग फॉर्मेट में लिखूँगा तो यहाँ पे थोड़ा गलती है, ये लॉग हो जाएगा, तब ये 2.303 आ गया इसलिए। तो ये इक्वेशन को अगर आप थोड़ा 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चन CBSE NCERT लेवल में भी जितने सारे क्वेश्चन हैं, यहाँ से आप प्रैक्टिस जो सेट है NCERT के साथ जो होता है प्रॉब्लम वाला, यहाँ से भी आप देखेंगे क्वेश्चन लगभग सेम तरह का क्वेश्चन गेट में भी पूछा जाता है। तो कंसेप्ट रिलेटेड सेम ही है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे मैंने बताया आरएनएस इक्वेशन, उसके बाद आपका पैरेलल और साइड रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, और जीरो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में जो कंपैरिजन है, और लास्ट वन नॉट द रेस्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ये दोनों चीज़ में अलग अलग दो चीज़ें, काइंडली कन्फ्यूज़ मत हो जाइए। अब देखिए जो प्रॉब्लम सेट होता है उसमें अगर आप थोड़ा देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है, जैसे 2024 में एक डायरेक्ट केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। आपका 2024 में एंजाइम काइनेटिक्स से भी पूछा गया है 2024 में। सो प्रोबेबिलिटी है 2025 में क्वेश्चन पूछेगा, ये गारंटी नहीं है, क्योंकि कभी कभी देखा गया है स्किप हो जाता है, पर जनरली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप ज़रूर से ज़रूर करके जाइए, क्वेश्चन आएगा। किससे आएगा आप देखिए, यहाँ पे पूछा गया था, एक इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको अंदाजा आएगा कि जो आपका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आरएनएस इक्वेशन से पूछने का चांस है, आरएनएस इक्वेशन। सो ये जो ऊपर में ये जो इक्वेशन है, इससे डायरेक्ट आप देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन पास्ट में भी पूछा गया है, तो इससे क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर करना जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या पूछा है देखते हैं। सो द इनिशियल रेट ऑफ ए रिएक्शन ट्रिपल्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इज डबल्ड, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, शायद छोटा क्वेश्चन है, बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया है कि रिएक्टेंट जो है वो ए है। सो सपोज मान लेते हैं ए से हम क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। तो आपका जो रेट आप कैसे लिखेंगे, R इजिकल टू के सपोज e⁻x, ठीक है। ये एक मैंने इक्वेशन लिख दिया। अब क्या है यहाँ पे, अब बताया जो इनिशियल रेट है, सपोज मान लेते हैं इनिशियल रेट R1 है, R1 इज़ द इनिशियल रेट। सो इनिशियल जो रेट है उसके बाद क्या हुआ, द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड। सो R2 क्या हो गया, ट्रिपल हो गया, 3R1 हो गया। R2 मतलब डबल होने के बाद, ये मतलब रिएक्शन ट्रिपल होने के बाद और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल होने के बाद। सो R2 हो गया आपका 3R1, एंड जो A था आपको A2 मान लीजिए, वो हो गया 2A1। A1 इज़ द इनिशियल जो पहले था, ठीक है। ये भी मान सकते हैं, ये भी मान के 2A भी कर सकते हैं आराम से। मैं R1 और R2 लिख रहा हूँ, इसलिए A1 और A2 लिख रहा हूँ। अब देखिए जो R1 का इक्वेशन है, सपोज मान लेते हैं R1 इजिकल टू KA1 टू द पावर x, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। और R2 इजिकल टू
A2 to the power x। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, R2/R1 कर दीजिए, R2/R1 डिवाइड बाई A2x/A1x। ठीक है, अब R2 है आपका 3R1 और यहाँ पे R1 काट गया यहाँ पे। तो A2 क्या है, 2A1x A1x हट गया, 3 x। अब ये x ही आपको निकालने के लिए बोला गया है। क्या पूछा गया है कि आपका ऑर्डर पूछा गया है। जैसे हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये ऑर्डर है, सपोज x ऐसे ऑर्डर मान लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए आप दोनों तरफ log ले लीजिए, log 3x log 2। तो x इक्वल टू log 3/log 2। तो कैलकुलेटर दिया जाता है, आराम से वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.5 के आसपास। तो सिंपली इसमें आंसर हो जाएगा 1.5। मैंने क्या किया, पहले मैं लिखूँगा रेट लॉ। कैसे लिखेंगे, जैसे A2 जितना, जैसे यहाँ पे बताया गया ऑर्डर निकालने के लिए। तो ऑर्डर जैसे सपोज मैंने पकड़ लिया x, लेट सपोज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज x। अब दो कंडीशन दे दिया है यहाँ पे। एक मैंने फर्स्ट कंडीशन में मैंने रेट लॉ लिख लिया। सेकंड कंडीशन में बताया गया कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है दैट इज़ डबल, दैट इज़ 2A। तो इस हिसाब से मैंने लिख लिया, आराम से दोनों का रेशियो निकाला और वहाँ से हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लिया। विद रिस्पेक्ट टू A पूछा गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का क्वेश्चन 2 मिल जाएगा आपको NCERT में भी। नेक्स्ट पूछा गया है एंजाइम कैटालिसिस। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है, पर क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है यहाँ से, जो बेसिक सा कंसेप्ट है यहाँ से। जैसे देखिए पूछा गया कि भाई बताइए, जब आपका लाइनविवर बर्क प्लॉट सब लोग जानते हैं, यहाँ पे डेटा भी इंटरप्रेट किया है कि वाई एक्सिस का जो वैल्यू है ये है, स्लोप ये है। तो जो करेक्ट माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट है, मतलब Km का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। तो अगर थोड़ा बहुत आपको ध्यान है माइकलिस मेंटेन इक्वेशन आप खुद से डिराइव कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डिराइव किया है। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट है दैट इज़ 1/Vmax। यहाँ पे यही बताया गया कि वाई एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है दैट इज़ 1/Vmax। इसका जो वैल्यू है दैट इज़ 0.357 मिलीमोल इनवर्स डेसीमीटर क्यूब सेकेंड। और क्या बोला गया है, और बोला गया है कि आपका जो स्लोप है, तो स्लोप इज़ Km/Vmax। ये यहाँ पे देखिए स्लोप इज़ Km/Vmax। यहाँ पे बताया गया 2.10, ठीक है, सेकेंड। अब हमें पूछा गया है Km का वैल्यू निकालने के लिए। तो क्या है, कुछ नहीं करना है। तो Km इजकल टू ये जैसे 2.10 इंटू Vmax है ना। और यहाँ से देखिए Vmax इजकल टू 1/0.357। तो सिंपली 2.10/0.357। आंसर क्या आएगा, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 5.88। अब यूनिट के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए, यूनिट क्या है। तो हम क्या कर रहे हैं, Km निकालना है। तो Km का वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, सेकेंड 2.10 सेकेंड ऐसे लिखे सेकेंड, और 0.35 से क्या था, मिलीमोल डेसीमीटर क्यूब सेकेंड। तो ये सेकेंड कट गया, तो इसका आंसर होगा 5.88 मिलीमोल इन्वर्स। अच्छा नहीं, मिलीमोल इन्वर्स इसका यूनिट है ना, थोड़ा ये ध्यान रखिए मिलीमोल। तो मिलीमोल इन्वर्स हट जाएगा, डेसीमीटर माइनस क्यूब और सेकेंड कट गया। तो ये आंसर होगा Km का, ये आंसर होगा आपका Km का। तो कैसे मैंने निकाला, आपको पता होना चाहिए क्या, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन जो ये है माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, जो आपको पता होना चाहिए। उससे आप आराम से, अगर थोड़ा बहुत आपको इंटरपोलेट करने आता है तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आराम से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ये +2 बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट ईयर में भी एक्सपेक्टेड है कि एंजाइम काइनेटिक्स से तो डेफिनेटली पूछा जाएगा। कुछ इसी तरह का से कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से पूछ ले या फंडामेंटल कंसेप्ट से पूछ ले। नेक्स्ट देखिए केमिकल काइनेटिक्स का दूसरा सवाल है। यहाँ पे बताया गया है कंसिडर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पे बता दिया ऑलरेडी कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेड एज, थर्ड ब्रैकेट में है ना, ए टू ए से प्रोडक्ट बन रहा है। कैसे पता चला कि ये सेकंड ऑर्डर, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जब आप रेट लॉ लिखेंगे ऐसे लिखेंगे ना, हाँ, R इजकल टू के
स्क्वायर, तो ये सेकेंड ऑर्डर रेट इक्वेशन है। अब जो आपका जो बताया गया है, विच प्लॉट फॉर डिटरमाइनिंग द रेट कांस्टेंट फॉर द अबव रिएक्शन, ठीक है, रेट कांस्टेंट निकालने के लिए आपको कौन सा प्लॉट देखना पड़ेगा। आप अगर थोड़ा मेरे ऊपर चले गए, यहाँ पे मैंने प्लॉट किया था, एक बार देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जनरली क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। अब ये रहा, मैंने बताया आपको, तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको निकालने के लिए क्या है, रेट लॉ। तो बेसिकली K इजकल टू 1/T, K इजकल टू 1/T इंटू 1/T माइनस 1/A नॉट, ए नॉट मतलब इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और टी टाइम के बाद उसका रिएक्टेंट का क्या कंसनट्रेशन होगा। तो इसको जब अब थोड़ा y इजकल टू mx प्लस c हिसाब से सजाएंगे, तो देखिए y इजकल टू 1/AT, ये y आ जाएगा, mx m स्लोप हो गया आपका k, और t है टाइम, एक्स एक्सिस का टाइम, एक्स एक्सिस में प्लॉट करेंगे हम टाइम, तो और इंटरसेप्ट हो गया 1/A नॉट। अब यही क्वेश्चन को पूछा गया था नीचे। अब देखिए रेट यहाँ पे बताया, रेट कांस्टेंट निकालना है। सो के के हिसाब से हम अगर जैसे स्लोप है के, तो स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y इक्वल टू mx प्लस सी, इस हिसाब से अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो आपको ये वाला ग्राफ देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आपका जो इंटरसेप्ट होगा दैट इज़ 1/A नॉट। तो देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा था इसी के बारे में पूछा था, तो सेम चीज़ आपको पहले पता होना चाहिए, रेट लॉ का इक्वेशन। पॉज करके प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, और डेफिनेटली आप इस तरह का क्वेश्चन एक बार खुद से कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा दैट इज़ 1/A नॉट, देखिए 1/A नॉट, और एक इंटरसेप्ट 1/A, एक इंटरसेप्ट रह जाएगा 1/A नॉट, स्लोप विल बी के। सो इस तरह से आप करेक्ट कर सकते हैं। ये भी 2 नंबर का सवाल है, कुछ था नहीं। तो ग्राफ, जैसे मैंने बोला, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप फर्स्ट ऑर्डर देखिए चाहे आप सेकंड ऑर्डर देखिए, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से सेम आपको पता होना चाहिए इक्वेशन कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लगाते हैं कैसे। यहाँ पे बताया गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टाइम टेकन बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टू रीच 90% ऑफ कॉम्प्लीशन इज 20 सेकेंड, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट बताया गया है द टाइम फॉर द रिएक्शन टू रीच 50% कॉम्प्लीशन। तो 50% क्या मतलब है, टी हाफ है ना, तो टी हाफ निकालने के लिए पूछा गया है। तब पहले आप जो रेट इक्वेशन है वो लिख लीजिए, के टी इजकल टू 2.303 लॉग ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स। ये तो बाई हार्ट हो जाना चाहिए, इतना बार आप प्रैक्टिस कीजिए। अब डेटा, जो डेटाज हैं उसको देख लेंगे हम। सो यहाँ पे टी बता दिया गया है 20 सेकेंड। हमें अगर आप देखेंगे टी हाफ का जो इक्वेशन होता है, टी हाफ इजकल टू 0.693/k, है ना। अब क्या नहीं पता है हमें नहीं पता है k, तो हमें इस इक्वेशन से, पहला इक्वेशन से k निकालना पड़ेगा। तो k निकालने के लिए बाकी जो पॉइंट है सब कुछ दिया है। देखिए 90% कम्प्लीट हो गया, x इजल टू 90/100, 9/10। अब कंप्लीट हो गया, मतलब ये जो a माइनस एक्स है, इस टर्मिनोलॉजी को आप जब लिखेंगे दैट इज़ इनिशियल a है उसका 90% हो गया। सो a माइनस ये हो गया आपका 90%, इसको लिखेंगे हम क्या, ये जो x है ये लिखेंगे 9a/10। क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है, x जो है 90%, जो आपका रिएक्शन है 90% कंप्लीट हो चुका है। सो इस हिसाब से ये होगा 10a माइनस 9a/10 दैट इज़ a/10। अब देखिए ये इक्वेशन में हम पुट करेंगे के टी इजकल टू 2.303 लॉग ऑफ a/a माइनस एक्स। सो a माइनस एक्स का जो वैल्यू है दैट इज़ a/10। सो 2.303 लॉग ऑफ a/, ठीक है। सो ये रहा आपका इक्वेशन। सो 2.303 लॉग 10 हो गया, लॉग 10 का वैल्यू 1। सो के टी इजकल टू 2.303। सो के इजकल टू 2.303/t, 2.303/20। सो आंसर करेंगे, आंसर आएगा आपका 0.11515 ऐसा। और फाइनली जब आप टी हाफ इजकल टू लिखेंगे 0.693/k, के का वैल्यू है 0.11515, तो इसका जो आंसर आ जाएगा दैट इज विल बी 6.018। राउंड में आप लिख दीजिए, क्लोजेस्ट राउंडेड अप, तो आंसर लिख दीजिए 6।
तो ये रहा आपका आंसर। क्या किया मैंने पहले इस हिसाब से यहाँ पे बता दिया कितना % कंप्लीट हुआ है। तो ये जो x है, तो x किसका है, a का 90%, 90a/100 है ना, यही तो किया 90a/100। सो तो बचा कितना है, a - x, 9a/10, तो माइनस कर दिया, आंसर आ गया। टी हाफ पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट फिर से ग्राफ पूछा गया है, यहाँ पे सिंपली प्लॉट करने के लिए बोला है, मतलब मैच करने के लिए बोला है। तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर, बहुत आसान है। एक बार देखिए, जो इनिशियल डेटाज हैं उसके हिसाब से बेस करके आपको पहले ढूंढना पड़ेगा कि फ़र्स्ट ऑर्डर क्या है। तो आप जानते हैं जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑर्डर का भी प्रॉब्लम सॉल्व किया। ये एलेन वाला जो चीज़ है ये हमेशा फर्स्ट ऑर्डर में आप देखेंगे। सो एलेन हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर, मतलब पी हो गया 2। अब देखिए पी कहाँ 2 पे है, तो पहला 2 ऑप्शन कट गया, पी सी एंड डी में है। अब जो आपका जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में भी ये मैंने जो ग्राफ है इसको भी इंटरपोलेट करके दिखाया है यहाँ पे कि आप थोड़ा अगर इक्वेशन देखेंगे यहाँ से आप डिराइव कर पाएंगे। तो ये के टी इक्वल टू 1/x - 1/x0, 1/a - 1/a0, सेम चीज़ है। तो मैंने रीअरेंज किया, y इक्वल टू एम एक्स, सी नहीं है, इंटरसेप्ट नहीं है, तो एम एक्स वाई इक्वल टू एम एक्स आपका ये अगर प्लॉट करेंगे, कोई इंटरसेप्ट नहीं है, तो जो आपका जो ओरिजिन से पास होगा, सो जो आपका ग्राफ दिखेगा कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये सेकंड ऑर्डर के लिए। अच्छा, जीरोथ ऑर्डर के लिए क्या किया मैंने, जीरोथ ऑर्डर के लिए थोड़ा देखिए। अब यहाँ पे पूछा गया है एक्स और टी के बारे में, सेम मैंने रीअरेंज किया कि टी इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी है ना। अब इसको मैंने रीअरेंज किया तो नेगेटिव स्लोप दिख रहा है आपको, है ना, -mx + c, इंटरसेप्ट है आपका, ये रहा इंटरसेप्ट विल बी ए नॉट एंड ए टी के साथ टी का, ए टी के साथ टी का मतलब x के साथ टी का, कोई भी आप मान लीजिए x के साथ टी का एट x। जब आप इनिशियल से जब t सेकेंड में जाएंगे तो कितना बचा, मतलब कितना रिएक्शन कंप्लीट हो गया, a - x। जैसे सेम चीज़ मैंने फर्स्ट ऑर्डर के लिए किया है। सो अब ग्राफ को मैच कीजिए क्या है। सो x और t का ये होगा जीरोथ ऑर्डर और जो आपका बचा है दैट विल बी सेकेंड ऑर्डर। तो q विल बी 3, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। फिर से पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, जितना ग्राफ लिखा गया है सब कुछ डिपेंड करता है आप इक्वेशन को लिख पाते हैं कि नहीं। इक्वेशन को पॉज करके ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट पूछा क्या गया 2020 में पूछा गया था, क्या क्वेश्चन देखते पढ़ते हैं। अ मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन क्रिस्टलाइज इनटू 2 डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म्स विद अ रेट कांस्टेंट ऑफ 0.02 and 0.13. If the crystallization is assumed to be under kinetic control, then the half life in second. In 2 different, क्या बताया गया, 2 different crystal forms. अब यहीं पे लगेगा आपका वही जो आपका पैरेलल रिएक्शन है, मतलब A से आपका बन रहा है, सपोज मान लेते हैं x और A से सेम बन रहा है y, यहाँ से बनता है 0.02 सेकेंड में रेट कांस्टेंट इसका, और A से y बनने का रेट कांस्टेंट है 0.13 सेकेंड। ठीक है। अब देखिए ये जो पैरेलल रिएक्शन है इसका जो इक्वेशन है तो ये आएगा आपका पैरेलल। आपको सिंपली ये भी आप बाय हार्ट कर सकते हैं, एक बार 2 बार प्रैक्टिस करके, कुछ हेर फेर ज़्यादा नहीं होता वैल्यूज़ में भी, या क्वेश्चन घुमाया भी नहीं जाता। पैरेलल रिएक्शन में आप देखेंगे कैसे लिखते हैं, आप देखिए। सो सिंपली K1 + K2 इंटू टी ln A0/AT है ना। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, हाफ लाइफ पूछा गया है। हाफ लाइफ का मतलब ये जो आपका AT है, AT विल बी A0/2, K1 दे दिया गया है 0.02 और K2 दे दिया गया है 0.13। तो 0.02 + 0.13 इंटू टी, ये टी क्या हो गया, टी हाफ हो जाएगा एट AT = A0/T एट 50% जब कंप्लीट होगा तब। तो ये टी हाफ हो गया, ये टी हाफ हो गया, आप लिख दीजिए यहाँ पे। और ln AT क्या है, AT है A0/2, तो 2 A0/A0/2, तो 2 ऊपर चलाएगा ln 2। तो टी हाफ इजगल टू ln 2/0.02 + 0.13 दैट इज 0.15। सो आंसर आ जाएगा 4.62। कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। खाली आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए कि जो रेट इक्वेशन है क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि सपोज़ मान लीजिए K1 K2 दिया है, A0 दिया है, AT का
निकालने के लिए बोला है या टाइम निकालने के लिए बोला है। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है 2025 के लिए। मैं बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है, काइंडली नोट कर लेना ये। और इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है, जेईई मेंस प्रीवियस का क्वेश्चन में मिलेगा आपको। नेक्स्ट 2020 में ही 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी मतलब आरएनएस इक्वेशन। एक्टिवेशन एनर्जी जब भी आएगा दैट विल बी आरएनएस इक्वेशन। एस्टिमेटेड फॉर ए रिएक्शन फ्रॉम आरएनएस इक्वेशन इज 21 किलोजूल पर मोल। ठीक है। इफ द फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज एज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट डिटरमाइंड एट 298 एंड 260 इज, मतलब रेट कांस्टेंट का रेशियो मतलब K2/K1 निकालने के लिए बोला है, या K1/K2 जैसे हैं ऐसे निकालने के लिए बोला है। क्या है देखिए, एक एक करके हम डेटा लिखेंगे पहले। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी ई ए दैट इज़ 21 किलो जूल पर मोल, मोल इन्वर्स। ठीक है। टेम्परेचर 1 290, दो अलग अलग टेम्परेचर 298 केल्विन, टेम्परेचर 2 260 केल्विन। लगा दीजिए इक्वेशन, log K2/K1 is equal to A/2.303 R 1/T1 minus 1/T2। अब अगर ये भी नहीं याद रख पाते सो K is equal to A e⁻ माइनस A/RT, दोनों तरफ log ले लीजिए। और यहाँ पे बताया है दो अलग अलग टेम्परेचर हैं तो दो अलग अलग रेट कांस्टेंट सेम। अब क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे खाली। तो ये वाला जो रेशियो है ये निकालने के लिए बोला गया है, ये हमें पता करना है। बाकी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। ये है 21 किलो जूल, इसको जूल पर मोल में कन्वर्ट कर लीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2.303 आर के वैल्यू यहाँ पे 8.315 मैंने लिख लिया। 1/T1 है 298 केल्विन, T2 है 260 केल्विन। सो कैलकुलेट अब जब करेंगे सो लॉग ऑफ K2/K1 का जो वैल्यू आएगा दैट इज़ -0.5379। वैल्यूज़ पुट करने के बाद मैंने पुट कर दिया, अब एक बार देख लेंगे। सो इसको उल्टा कर देंगे K1/K2 और एंटी लॉग ले लेंगे ऑफ माइनस हट जाएगा, देन एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग ले लेंगे तो K1/K2 का जो रेशियो आएगा दैट इज़ 3.45। सो ये रहा आपका आंसर। रेट कांस्टेंट के लिए पूछा गया था तो आंसर होगा 3.45। ठीक है, कुछ नहीं था, रेट इक्वेशन में आपको खाली पुट करना था। रेट इक्वेशन में आपको खाली पुट करना था। ये रहा। फिर से कहाँ से डिराइव हो रहा है, सेम आरएनएस इक्वेशन से डिराइव हो रहा है। ठीक है। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, 2018 या 17 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फॉर ए रिएक्शन। अच्छा यहाँ पे ये मिसिंग है 2x2y। ये फॉर दिस स्टेप एज्यूम के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू y/x²। तो इसके लिए रेट कांस्टेंट फॉर दिस स्टेप द रेट लॉ इज, अच्छा रेट लॉ मतलब वही dp/dt, मतलब बेसिकली ये जो इक्वेशन है इसका रेट लॉ। तो देखिए y से बन रहा है प्रोडक्ट। ठीक है। अब अगर y से प्रोडक्ट बन रहा है हम क्या लिख सकते हैं, dp/dt, जैसे हमने dx/dt लिखा। के y का कंसंट्रेशन सपोज y यहाँ पे कुछ है नहीं तो मतलब 1 कंसंट्रेशन है क्या, मतलब फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है। dp/dt तो के y। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब भाई दिख रहा है यहाँ से क्या लिख सकते हो, y का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम इज इंटू x²। अब सेम चीज़ पुट कर दीजिए, के इक्विलिब्रियम इंटू x²। अब dp/dt इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं हम, देखिए आराम से, है ना, ये लिख सकते हैं हम आराम से। मैच कर जाइए कहाँ पे है, के इक्विलिब्रियम इंटू x²। ये रहा। कुछ था ही नहीं, रेट लॉ पूछना था जहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्रेशन चेंज करके पूछा गया था। बहुत आसान है, एक बार देख लीजिए पॉज करके। नेक्स्ट फिर से आरएनएस एक्टिवेशन एनर्जी, इसका मतलब ही आरएनएस इक्वेशन है ना, आरएनएस इक्वेशन आएगा। क्या करना है यहाँ पे पढ़ते हैं पहले। पूछा गया है कि भाई वैल्यूज़ फॉर 2 रिएक्शन कैरिड आउट एट 25, अच्छा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ये 25 डिग्री सेल्सियस होगा, डिफर बाई 5 किलो जूल पर मोल इफ़ द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A1 एंड A2 फॉर दिस 2 रिएक्शन आर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। अच्छा,
द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट Q1 by K2। अब पढ़ते हैं पहले इस क्वेश्चन से और एक बार। तो एक्टिवेशन फॉर टू रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर टू रिएक्शन कैरिड आउट एट 25 डिग्री सेल्सियस डिफर बाई 5 किलो जूल पर मोल। तो आपका जो टेम्परेचर है दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये 298 केल्विन हो जाएगा। तो अलग क्या है, अलग है आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, अलग क्या है आपका जो Q1 by K2 का रेशियो निकालने के लिए बोला है। तो आप देखिए मैं इक्वेशन पहले ले लूँ। सपोज मान लेते हैं Q1 ये जो फर्स्ट रिएक्शन है Q1 इजिकल टू E1 E माइनस A/RT। अब ये T टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर में दो रिएक्शन हो रहा है तो T, और A1 मैंने लिखा पहले रिएक्शन के लिए A1 है, ठीक है। अब EA जो है ये बताया गया है कि जो डिफ़र करता है दोनों में। सपोज मान लीजिए पहले का जो EA है एक्टिवेशन एनर्जी है, और जो सब उसको मान लेते हैं EA1, और जो दूसरा है K2 उसका जो EA है दैट इज़ EA2। दो अलग अलग है, ये 1 है ये 2 है बाई RT। दोनों टेम्परेचर एक है, पर जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी है ये एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ये EA2 ये भी एक्टिवेशन एनर्जी है। पर इन दोनों के में जो डिफरेंस है दैट इज़ 5 किलो जूल पर मोल। मतलब डेल्टा E अगर आप करेंगे, सपोज मैं मान लेता हूँ EA2 ज़्यादा है तो EA2 माइनस EA1 कोई भी बढ़ ले, ऐसे मॉड दे दीजिए आप, ऐसे मॉड भी बढ़ जाता। सो डिफरेंस जो है दैट इज़ 5 किलो जूल पर मोल। सो इस हिसाब से अगर देखेंगे, अब इक्वेशन देखिए क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं Q1 by K2। अब और एक फैक्टर यहाँ पे बता दिया है ऑलरेडी कि जो आपका जो A1 एंड A2 है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब A1 इजकल टू A2 ये लिख सकते हैं हम। सो A1 और A2 अगर लिखेंगे तो वो कट जाएगा, सो A1 A2 कट जाएगा तो E1 ऐसे। अच्छा इसका ये पहला वाला है RT, और नीचे जो होगा ये E2 by RT, ठीक है। अब ऊपर लेके चली जाइए, यहाँ कुछ नहीं करना पड़ेगा, खाली ये जो माइनस है प्लस हो जाएगा। RT ये 1 है प्लस ये A2 by RT। अब E माइनस क्या करना है आपको, सिंपली ये जो माइनस EA1 प्लस EA2 है डिवाइडेड बाई RT, 1 by RT मैं अगर कॉमन ले लेता हूँ इंटू 1 by RT। ये जो वैल्यू है ना यही तो है डेल्टा E, इसी का तो वैल्यू दे के रखा है। तो डेल्टा E ये माइनस हट जाएगा, डेल्टा E ए इंटू 1 by RT। सो ये जो इक्वेशन है इसको अगर सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं पहले, वो है 5 किलो जूल, ठीक है। तो 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई RT 8.314 इंटू टेम्परेचर 298। ये सब ई टू द पावर है, तो ई टू द पावर खाली आपको वैल्यू पुट करना है। तो धीरे अगर अच्छे से कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा ई टू द पावर 2.02, ई टू द 2.02 अप्रॉक्स वैल्यू आएगा 7.53, तो 7.54 जो आप राउंड अप कर लेंगे। सो क्या है इसमें आपको लैंग्वेज पढ़नी है आराम से कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या है, गलती होने का चांसेस हैं, यूनिट आराम से देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट मुझे यही है कि फैक्टर्स जो हैं फॉर दिस टू रिएक्शंस आर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड डिफर नहीं है, दोनों का देखेंगे A1 एंड A2 सेम होगा मैग्नीट्यूड वाइज। तो इसका आंसर हो जाए 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, NCERT में भी बहुत सारे एग्जाम्पलर प्रॉब्लम भी कराया गया है। पॉज करके नीट लेवल में बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है, तो काइंडली देख लीजिएगा। अब देखिए क्या है इसमें, A से बन रहा है, A प्लस B से बनता है प्रोडक्ट, तो आप लिख लिए, रेट लॉ लिख लीजिए, R इजकल टू K A टू द पावर X B टू द पावर Y। बहुत अच्छा, अब एक एक करके लिखते हैं हम रेट लॉ। पहले पकड़ते हैं जो इनिशियल जो रेट है दैट इज़ R, ठीक है। A का कंसनट्रेशन है K इंटू 0.1 टू द पावर X, B का है, B का भी है 0.1, ठीक है। दूसरा पकड़ते हैं, दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, ये दूसरा, ये पहले वाला हो गया, ये दूसरा वाला लिखते हैं, ठीक है। 4R
के 0.2 0.1 टू द पावर, इससे करेंगे गलती नहीं होगा। आप मैनुअली भी कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ से डबल कर रहे हैं, एक को कांस्टेंट एक को दूसरे को चेंज करेंगे। सो 2 डिवाइडेड बाई 1 कर देंगे या 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, आपका मर्जी है, कुछ नहीं, सेम चीज़ दिखेगा। सो 2 डिवाइडेड बाई आप अगर 1 करेंगे तो क्या हो रहा है देखिए, 4r बाई आर के बाई के कट जाएगा, 0.2 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 0.1 बाई एक्स, 0.1 बाई वाई बाई 0.1 बाई वाई टू द पावर वाई, ये कट जाएगा। सो 4 इज इक्वल टू टू द पावर एक्स, सो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू टू द पावर एक्स। सो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2। सो एक निकल गया मेरा ए के हिसाब से, ए के हिसाब से ये सेकंड ऑर्डर है, पर ओवरऑल पूछा गया है। अब वह बी के हिसाब से भी निकालना पड़ेगा आपको, है ना, ये है आपका बी टू द पावर वाई। सो इस हिसाब से तीसरा इक्वेशन लिखते हैं हम कि आपका है अभी 2r, ये रहा आपका तीसरा, ठीक है, 2r है, ए का कंस्टेंट है 0.1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर एक्स, 0.2 टू द पावर वाई, ये है आपका तीसरा, ठीक है। अब देखिए कोई भी एक चीज़ को पकड़ लेते हैं, सपोज ये r से डिवाइड है, 2r डिवाइडेड बाई हम क्या कर रहे हैं 1 डिवाइडेड बाई 3 या 3 डिवाइडेड बाई कुछ भी कीजिए, 2r बाई आर, के चला गया यहाँ पे, के होगा सॉरी, 0.1 टू द पावर एक्स और 0.1 टू द पावर एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, 0.2 टू द पावर वाई, 0.1 टू द पावर वाई। सो 2 इज इक्वल टू 0.2 मतलब 0.1 मतलब 2 टू द पावर वाई, और 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू द पावर वाई, तो y इज इक्वल टू 1। सो b के हिसाब से वो होगा 1 फर्स्ट ऑर्डर और a के हिसाब से वो सेकेंड ऑर्डर। तो n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ओवरऑल हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो ओवरऑल जो रेट ऑफ ओवरऑल द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट विल बी 3। सो रेट इक्वेशन का आप लिखेंगे ऐसा दिखेगा 2 b टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ये भी आसान है। नेक्स्ट, फॉर एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन द प्लॉट फॉर करेक्टली रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर, ये तो जानना ही पड़ेगा आपको, ऐसा दिखता है, मतलब एक सर्टेन टेम्परेचर पे एक्टिविटी, जैसे आप 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं, ये भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, नोट डाउन कर लीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। उसके बाद एक जब टेम्परेचर और इंक्रीज करेंगे तो प्रोटीन डीनेचर होना चालू कर देता है। एंजाइम किससे बना होता है, प्रोटीन से। सो आपका रेट फिर से गिरना चालू हो जाएगा। तो इस तरह का ग्राफ दिखा जाता है। लिनियर से आप एक बार जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं, पीएच, टेम्परेचर, कैसे आपका एंजाइमेटिक एक्टिविटी का रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं, वेरी करते हैं, तो देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। एमोंग, ये 2015 तक मैंने लिया है। एमोंग द फॉलोइंग डायग्राम द वन करेक्टली जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। अब यहाँ पे टी हाफ के साथ देखिए, टी हाफ के साथ क्वेश्चन है और एक है 1/x0। अब जीरो ऑर्डर का जो आप देखेंगे ग्राफ, जो टी हाफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट है, मतलब यहाँ पे x है इनिशियल, ए नॉट मतलब x0 है ना, तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x0, यही इक्वेशन है। तो सेम मैं फिर से बताऊंगा, ये जो चार्ट है मैंने बताया, ये चार्ट को आप फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, बस दैट इज़ सफिशिएंट। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी कर दिया है आपके लिए। तो टी हाफ और ए नॉट है और यहाँ पे x0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।